जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत से कभी नहीं डरते हैं। और भले ही दुख और तकलीफें कितनी भी हो जीवन में, वीर वही कहलाते हैं जो मुस्कुराकर संघर्ष करते हैं, मुस्कुराकर संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के एक नया लेक्चर, जो है लेक्चर नंबर 4 सर्कुलर मोशन का। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बात हम करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की और एंगल ऑफ बैंकिंग की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम थोड़ा सा आज स्टार्ट कर देंगे और इसको खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन की, जो मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक रॉड है और रॉड जो है वो रोटेट कर रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और हमें किसी एक्स पर इस रॉड के अंदर टेंशन बतानी थी, ठीक है। टेंशन आने की जो वजह है वो आप ये भी कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा होगा। जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहां अगर मैं बात करता हूं इस एलिमेंट की या इस किसी भी एक एलिमेंट की, तो एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, इस एलिमेंट को महसूस हो रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अंदर की तरफ टेंशन आनी चाहिए, है ना। तो आपको यह समझना होगा कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे टेंशन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपने कोई एलिमेंट लिया, जैसे कि ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स होना चाहिए रेडियली इनवर्ट्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल के कंसेप्ट से बात आप नहीं करते हो तो आप कहेंगे कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए रेडियली इनवर्ट्स। एक टेंशन इधर लग रही है, एक टेंशन इधर लग रही है, तो ये वाली टेंशन ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी? dt ज्यादा होगी। तो dt को हमने कहा कितना, इसका मास और इसी का एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन हम कितना लिखेंगे? अगर रॉड ओमेगा से घूम रही है तो हर पार्टिकल हर पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इस तरीके से आप लिख देंगे यहां पर dt। और जब आप इंटीग्रेट करने जाएंगे, आप इंटीग्रेट करते वक्त एक चीज ध्यान रखें, अगर आप यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इस बात को समझे कि जब x की वैल्यू हमारे पास है L, तो वहां टेंशन है ही नहीं, और जब x की वैल्यू अपने पास x है, यहां आते आते कुछ टेंशन T हो चुकी होगी। और हम कह रहे हैं कि भाई इधर से अगर आप देखोगे तो dm, तो dm की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे? dm की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी m/l dx। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि जब आप लिखते हो m/l dx, तो यहां से यहां जाते वक्त x क्योंकि कम हो रहा है, तो मुझे इसको माइनस का m/l dx लिखना होगा। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्यों लिखना पड़ेगा माइनस? माइनस मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि dx एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर x कम हो रहा है तो dx विल रिप्रेजेंट द चेंज, और अगर कोई भी चीज कम होती जाती है तो उसमें चेंज जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो dx क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। कई जने अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जैसे मैंने कहा, मान लो x की वैल्यू -2 है, तो बताओ x को पॉजिटिव कैसे करूं मैं? एक माइनस मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरीके से dx अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, dx को पॉजिटिव कैसे लिखा जा सकता है? माइनस को मल्टीप्लाई करके। और बस, अब यहां पर कुछ खास नहीं बचा है, आप सीधे सीधे इधर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या रहेगा? तो आपके पास इधर तो टेंशन आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर बाय l, और x का इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कहां से कहां तक? L से x तक। एक बार हम रखेंगे यहां पर अपर लिमिट, एक बार हम रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट जब मैं रखूंगा तो वो एल स्क्वायर आएगा, और ये माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो टेंशन आएगी, तो टेंशन का जो फॉर्मूला आएगा यहां से, या वैल्यू जो आएगी यहां से, वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l और l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास में भी देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। बहुत ही आसानी से यही रिजल्ट आपका निकल के आएगा, और बहुत ही इजीली आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही मेथड है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो ये जो है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चे जो है ना क्वेश्चंस को देखकर कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। देखो यार, डिमोटिवेट होना ये एक वो अप्रोच है कि आपको पता है कि भाई सामने आप एक युद्ध में उतर रहे हो, आपको पता है कि सामने वाली जो आपका दुश्मन है, सामने वाला जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रांग है। अब किसी ने आके आपको जानकारी दे दी कि भैया देख, सामने वाला जो दुश्मन है ना कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, वो एकदम ऐसे ही है बस, ठीक है। मतलब उसके पास तो ना कोई अच्छी सेना है, ना उसके पास अच्छे योद्धा है ना, और वो दुश्मन जो है खुद मतलब पागल सा इंसान है, उसको कुछ आता जाता नहीं, लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। और तुम एकदम जो है चिल हो गए कि अच्छा ठीक है यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और तुम भी युद्ध में बिना प्रिपरेशन के या ढीली ढाली प्रिपरेशन के साथ उतर गए, और सामने दुश्मन आ गया एकदम तगड़ा सा, तो युद्ध तो हारना ही है ना। इससे बेटर क्या होता कि तुम्हें सही इंफॉर्मेशन मिलती और उसकी तुम सही से तैयारी करते, ठीक है। कि जो सामने वाला जो एनिमी है वो बड़ा ही ताकतवर है, नो डाउट। जेईई में सवाल अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, तो बिना उनको किए, उस लेवल के सवालों को छुए आप जेई का पेपर देने उतर जाओगे तो हार निश्चित है भाई साहब, है ना। तो क्या किया जाए, तो एक तो ये है तरीका कि भाई तुम इजी इजी पढ़ो और लास्ट दिन हार जाओ, और एक ये तरीका है कि रोज हारो, रोज सीखो, और फाइनल बैटल जो है वो जीत जाओ। क्या लगता है भाई? रोज हारो, ठीक है, ये प्रैक्टिस चल रही है अभी। यहां पर तुम्हें अगर डिफिकल्टीज महसूस होती हैं, कई क्वेश्चन टफ लगते हैं, तो तुम उनसे हारा हुआ महसूस कर रहे हो, देखो डीमोटिवेटेड फील मत हो, तुम हार रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उससे सीखो, कंसेप्ट को सीखो, समझो, जिससे कि फाइनल बैटल जो है ना वो जीत पाओ। समझ में आ रही है बात? और अगर यार अब कई जैसे कई बच्चे, मैंने कमेंट देखे थे, एक बच्चा कह रहा था कि सर प्लीज इजी इजी पढ़ाओ। अरे यार इजी इजी पढ़ाएंगे तो आप समझ रहे हो, मतलब फिर तो आप जेई वाला पे मतलब ही क्या है फिर इस चैनल का जेई नाम रखने से, है ना। और आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हर लेक्चर टफ नहीं होगा, हर लेक्चर इजी नहीं होगा, क्योंकि जेई के अंदर भी हर पेपर जो आता है हर साल में उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार आज का लेक्चर बड़ा टफ था तो प्लीज ऐसे लेक्चर्स मत दीजिए, या आज का लेक्चर बड़ा इजी था तो प्लीज ऐसा इजी इजी मत पढ़ाइए, क्योंकि हर तरह का क्राउड आता है। मैं ये भी देखता हूं कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो जेई मेन लेवल का पढ़ा रहे हो आप। भाई जेई एडवांस में इजी सवाल भी आते हैं, टफ सवाल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, तो मैं तो हर तरह की चीज पढ़ाऊंगा। अब आपकी मर्जी है आप उसमें क्या क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार मेरा ये पोटेंशियल नहीं है ना, मतलब मेरे पोटेंशियल के ये सवाल मुझे लग नहीं रहे, तो स्किप मार दो उनको, बाद में तुमसे होने लग जाएंगे, है ना। जैसे मान लो तुम कहीं गए बुफे में और वहां पे बहुत तरह तरह का खाना है ना। अब हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अब तुम ऐसा तो सोच नहीं सकते कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा, ऑब्वियसली कुछ तुम लिमिटेड अमाउंट ऑफ तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से चीजें खाओगे, कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद आ रही है उसको छोड़ोगे, जो अच्छा लग रहा है वो खाओगे। तो यहां पर भी वही करना है ना। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप जो चीज तुम नहीं खा पा रहे थे, क्या पता वो भी आगे जाके खाने लग जाओ। मतलब जो चीज तुम अभी पचा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो तुम्हें समझ में आ जाए। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, लेकिन इसका जस्ट मैं आपको एक क्योंकि बुक्स में फॉर्मूला भी रहता है तो वो मैं करा देता हूं। हॉरिजॉन्टल ट्रैक है आपका, नहीं तो तुम बोलोगे कि फॉर्मूला नहीं करवाया। तो ये सवाल हम ऑलरेडी पिछले सेशन में कर चुके हैं कि मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रफ ट्रैक है, उसके ऊपर एक कार है जो कि मूव कर रही है कुछ v वेलोसिटी से, और ऑब्वियसली वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। r जो है सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, कार का जो मास है वो है m। तो वैसे मैंने पिछली बार बिना सेंट्रीफ्यूगल के बताया था, इस बार सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से बता देता हूं। तो कार में तुम बैठे हो तो तुम क्या कहोगे कि भैया तुम्हें लग रहा है या कार को एक्सपीरियंस हो रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और इसी को बैलेंस करने के लिए हम कह देंगे कि भाई फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा लग रहा होगा, ऐसा अंदर। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। यहां अगर मैं देखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है अपने पास mv²/r। और ये फ्रिक्शन लग कितना सकता है? पहली बात आपको साफ दिख रहा है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमें वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड चाहिए जिसपे ये चल पाए इस ट्रैक पे। तो मैक्सिमम अगर स्पीड से चल रहा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या लग रहा होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा।
at Vmax, friction is also maximum. Friction is also maximum, and which is equals to what? Which is equals to mu mg. रख देते हैं यहां mu mg, और ये आ जाएगा अपने पास mv स्क्वायर बाय r. m से m कट जाएगा और v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास म्यू आर जी या म्यू आर जी, सॉरी म्यू आर जी या म्यू जी आर, जैसा तुम्हें बोलना हो, उसका रूट. ये आपके पास जो है मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी. मतलब इससे ज्यादा अगर स्पीड हो गई तो फ्रिक्शन फिर उसको रोक नहीं पाएगा और ये बाहर की तरफ जो है स्लिप कर जाएगी. ठीक है, ट्रैक को छोड़ के बाहर की तरफ ये निकल जाएगी, ट्रैक लीव कर देगी. तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है. तो अब आपको साफ पता लग रहा है कि देखो हर सर्कुलर टर्न पे कुछ ना कुछ लिमिट रहती है. अब यहां पे थोड़ा सा रिस्क ये है कि मान लो अगर रेनी सीजन रहेगा तो क्या होगा, वहां पे म्यू जो है उसको, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी. या मान लो कोई ऐसी कार चला रहा है जिसके टायर बुरी तरीके से घिस चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो म्यू कम हो जाएगा. या मान लो रोड जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो मतलब म्यू कम हो जाएगा. कुल मिला के म्यू के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड कर रही है. समय के साथ साथ रोड, टायर या मौसम की वजह से म्यू कम हो सकता है, और कम हो सकता है तो ये वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब अगर मान लो पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये ट्रैवल कर सकता था इस पे, तो 60 से अब कम हो जाएगी. तो चांसेस रहेंगे एक्सीडेंट्स के, है ना, कि कम स्पीड पे भी स्लिपिंग होने के चांसेस रहेंगे. तो इस चीज को इग्नोर करने के लिए हम फिर यहां बात करते हैं क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग की. एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या है यहां पर, कि बिना फ्रिक्शन की मदद के भी हम यहां पे सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवा देंगे. कैसे, वो देखो. तो एंगल ऑफ बैंकिंग में हमने क्या कहा, कि हमने कहा जो हमारा ट्रैक है इस बार वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है. ट्रैक को अगर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दोगे, ये चीज तुमने थोड़ा सा ऑब्जर्व भी की होगी रेसिंग ट्रैक्स के अंदर. ठीक है, तुमने देखा होगा रेसिंग ट्रैक्स जो होते हैं वो थोड़े से जब टर्न आता है उनमें तो थोड़े से ऐसा उठे हुए होते हैं. और ये बैंकिंग तुम्हें बहुत ज्यादा महसूस, जैसे कि जो भी जितने भी रेसिंग ट्रैक्स जितना फास्ट स्पीड से चल रही होगी, इवन साइकिल रेस भी जब तुम देखते हो तो साइकिल रेस में जो रेसिंग ट्रैक आता है तो वो एकदम ऐसा बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड होता है. वो ऐसा हॉरिजॉन्टल टर्न नहीं होता, वो ऐसा टर्न रहता है इस टाइप का. ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ना, इस एंगल की वजह से, इस इंक्लिनेशन की वजह से हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन के अलावा कोई और भी आ जाता है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने लग जाता है. तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं स्मूथ सरफेस पे. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं यहां, क्या अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है, तो क्या पॉसिबल है टर्न लेना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसको बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर ही निकलेगा, टर्न ले ही नहीं पाएगा, ये घूम पाएगा ही नहीं, ये टर्न ले ही नहीं सकता. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग के कॉन्सेप्ट से इवन ऑन द स्मूथ सरफेस, इवन ऑन द स्मूथ सरफेस यहां पर क्या रहेगा, फ्रिक्शन जो है, मतलब फ्रिक्शन की मदद के बिना भी हम सर्कुलर ट्रैक में इसको मूव करवा देंगे. तो हम जो बात कर रहे हैं, पहली बात ध्यान से सुनना, मैं इधर एक ब्लॉक ले रहा हूं. अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहां पे आके एक ब्लॉक को मान लो, जैसा एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर मान लो, ऐसा ऐसा, और उस पर एक ब्लॉक रखा और तुमने ऐसा स्लाइड करवा दिया तो घूमने लग जाएगा. चलो देखते हैं. तो घूमने लगा तो कैसा घूमने लगा, वो घूमने लगा कुछ इस तरीके से. आई बात समझ में? अब इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, इस पे लग रहा होगा एक तो mg, एक लग रहा होगा इसके ऊपर नॉर्मल, और अगर ये चल रहा है कुछ v स्पीड से तो डेफिनेटली यहां पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा. मैं इसको ऐसा करता हूं, डुप्लीकेट कर लेता हूं, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से भी समझाना पसंद होगा. जस्ट अ मिनट. एक यहां पर जो है, एक यहां पर जो है क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी रहेगा आपका. अगर इसकी ट्रैक की रेडियस r है तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय r. ये r रेडियस में मूव कर रहा है. एक तो बिना सेंट्रीफ्यूगल के मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे आपको साफ समझ में आना चाहिए. n का जो ये कंपोनेंट आएगा दैट इज n cos थीटा, और n का जो एक कंपोनेंट आएगा आपके पास क्या, n sin थीटा.
इसके अलावा और कोई फोर्स है तो बताओ, एन और एन जी के अलावा जी नहीं, कोई और फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन की जो पूर्ति थी वो किसने कर दी, नॉर्मल के कंपोनेंट ने। फ्रिक्शन क्या करता था, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता था, तो इस बार कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉर्मल। तो आप यहां से सीधे कह सकते हैं कि एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एम जी, या फिर एन साइन थीटा, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो एन से एन कटेगा, एम से एम कटेगा, और आपके पास tan थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। मतलब दिस थिंग इज पॉसिबल, ये जो आपका इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना पॉसिबल है किस केस में भी, जब फ्रिक्शन नहीं है तब भी। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इसी कंसेप्ट को मैं सेंट्रीफ्यूगल से भी समझाना पसंद करूंगा क्योंकि बच्चों को वो थोड़ा सा ज्यादा फील देता है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। हालांकि इसको सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, आप वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि आपको फोर्स बैलेंस ही करने होंगे, और तो क्या करना होगा, फोर्स को बैलेंस ही करना है ना। क्यों करना है फोर्स को बैलेंस, क्योंकि भाई सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया मतलब आप यहीं पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो आपको फोर्स बैलेंस करने, तो चाहे आप अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करें या एक्स और वाई डायरेक्शन में करें। मैं यहां पर थोड़ा सा ये समझने में सही रहता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अलोंग द इंक्लाइन बात कर रहा हूं। तो एक तो आएगा mg का कंपोनेंट विच इज mg साइन थीटा, और एक इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा। और ऐसे ही आपके पास एक आएगा mv स्क्वायर बाय आर, तो इस mv स्क्वायर बाय आर का कंपोनेंट जो आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और एक आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यहां पर ये जो है ना, ऐसा नीचे नहीं आ रहा ना ऊपर जा रहा, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इस वाले कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को बैलेंस कर दिया होगा। तो बस मैं यहां पर यही कह रहा हूं क्या, कि अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर आप देखोगे तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आप क्या कह सकते हो कि एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, इसको जो है कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो m से m कट गया, कॉस नीचे जाएगा, r इधर जाएगा, और आपके पास वही रिजल्ट मिल जाएगा आपको जो कि है रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब यहां से थोड़ा सा और क्लैरिटी ऐसे आ जाती है कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी जब आपके पास रूट ऑफ आर जी टैन थीटा रहेगी तो ये कंपोनेंट एग्जैक्टली इसको बैलेंस कर देगा, और अगर वेलोसिटी इस वाली वैल्यू से ज्यादा हो गई तो ये ऊपर की तरफ स्लिप कर जाएगा, इस वाली वैल्यू से कम हो गई तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। और खास बात यहां पर यह भी है कि नॉर्मल भी बढ़ चुका है, नॉर्मल अब एम जी कॉस थीटा ना रह करके एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा आ गया है। इवन विदाउट फ्रिक्शन दिस थिंग इज पॉसिबल, ये आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ बैंकिंग में स्मूथ सरफेस पे कुछ ये कहानी रहेगी, ठीक है ना। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सवाल की, देखते हैं क्या दिया गया। तो आपको कहा गया, अच्छा ये इसकी फिगर नहीं दी गई है तो मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। एक सरफेस कुछ इस टाइप से दी गई है, ये 3D सरफेस है, 3D सरफेस, और इसको मैं कह रहा हूं y एक्सिस और इसको मैं कह रहा हूं x एक्सिस। तो ये 3D सरफेस जो है उसका 2 डायमेंशनल, अगर मैं सिर्फ ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसकी जो इक्वेशन है वो आपको दी गई है, y इज इक्वल्स टू k x की पावर n। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ब्लॉक। मतलब यहां हमें कोई एक ब्लॉक रखना है, यहां हमें एक ब्लॉक रखना है, तो ये कह रहा है कि चाहे आप ब्लॉक यहां रखो, कहीं भी रखो,
अगर आपको यहां पे इसको सर्कल पे मूव कराना है, तो सर्कल पे मूव कराना है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। चलो बात करते हैं, देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा हो। मैंने कहा यार अगर मैं इसको यहां पे मूव करा रहा हूं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी इस पार्टिकल की या इस ब्लॉक की, वो आनी चाहिए रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी इज v बाय आर, जो आ जाएगा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। कि अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब आपका ओमेगा ये हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं ये ओमेगा जो है किस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, एन के ऊपर, सॉरी, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो एन की क्या वैल्यू होगी, ये पोजीशन पे डिपेंड ना करे। अब आप खुद सोचो, tan थीटा मतलब अगर मैं यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या करूं मैं यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो टैंजेंट अगर थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, k कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, x की पावर n माइनस वन। तो tan थीटा की वैल्यू आप यहां से क्या कह सकते हो, tan थीटा की वैल्यू आप यहां से कह सकते हो कि g बाय आर, और आपको ये बात समझनी होगी r जो आपका है वो एक तरीके से x हो जाएगा, रेडियस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, r की जगह x, और tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जा रही है, वो आ रही है n के x की पावर n माइनस वन। तो हम चाहते हैं कि ये ओमेगा जो है वो x पे डिपेंड ही ना करे। अब ओमेगा x पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब यहां भी ये चीज वन हो तो ये x से x कट जाएगा। तो अगर ये x से x कटना चाहिए तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 माइनस वन इज 1, तो x से x कट जाएगा, और ओमेगा जो है आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, n की वैल्यू 2 आ चुकी है, 2e, ये आपका ओमेगा आ जाएगा। मतलब कहीं भी आप घुमाओ, घूमने के लिए ओमेगा यही आएगा। एक बार दोबारा सुन लो ये सवाल में मैंने क्या कहा, मैंने बस आपको ये कहा था कि यार ओमेगा कुछ ऐसा होना, सॉरी, एन की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह पर ओमेगा सेम आए, है ना, पोजीशन पे वो डिपेंड ना करे, हर पोजीशन पे सेम ओमेगा आए। तो मैंने ये एंगल ऑफ बैंकिंग वाला ही कंसेप्ट है, तो वेलोसिटी कितनी होगी आर जी टैन थीटा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा v बाय आर, और v बाय आर ओमेगा हो जाएगा, तो इधर मैंने लिख लिया। तो r क्या है, r इसकी रेडियस जो कि x कोऑर्डिनेट हो गया एक तरीके से, r की जगह मैंने डाल दिया x, और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो यहां पर स्लोप जो है वो बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, tan थीटा आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास k n x n माइनस वन। तो tan थीटा को मैंने यहां पे रख दिया k n x n माइनस वन। तो x पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां पर x से x कट जाना चाहिए, उसके लिए n की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, जिससे कि 2 माइनस वन 1 आए, और ये कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 2, खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, वो बात कर रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दीजिए, स्पीड बोल दीजिए, ऑन द रफ सर्कुलर ट्रैक, है ना। और कैसा है, ऑब्वियसली वो इंक्लाइंड है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग में ही अगर अब सरफेस कैसी आ जाए, रफ आ जाए, तो क्या होगा, तो देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो जो हमारी कार थी, ये तो एक कार का बैक व्यू है ना, पीछे से वो, सामने से देख लो या चलो फ्रंट व्यू मान लो यार, जैसा भी तुम्हें दिख रहा हो कि ये उसकी विंड स्क्रीन हो गई कार, और सामने से ऐसे चलती हुई आ रही है कार। अब ये कार जो है वो कैसा चक्कर खा रही होगी, ऐसा चक्कर खा रही होगी। यहां पर आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से आर रेडियस में ये कार घूम रही है।
अब मैं निकालना चाहता हूं यहां से वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे ये कार चल सकती है बिना नीचे या ऊपर गए हुए। तो बात को समझना, आप जानते हो कि अगर ये कार चल रही है तो इसके ऊपर एक mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको आप कह रहे हो mg साइन थीटा। और एक कार चल रही है तो यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा, ध्यान रखना, काइनेटिक नहीं आएगा, क्योंकि कार के पहिए रोल कर रहे हैं, प्योर रोलिंग कर रहे हैं, वो स्किड नहीं कर रहे। तो mg साइन थीटा, सॉरी mg आएगा, और इधर जो आएगा वो आएगा mg साइन थीटा। ये कंपोनेंट जो आएगा mg का वो आएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया जिसको आपने कहा mv स्क्वायर बाय आर। उस सेंट्रीफ्यूगल के जो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, कि यह एंगल थीटा है, और ऐसे ही एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास कितना, mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, और यहां से आपको मिल जाएगा नॉर्मल। तो जब फ्रिक्शन नहीं है तब आप जानते हो कि mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा को mg साइन थीटा के इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके ये कार ऐसे चल पाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। लेकिन अब सरफेस कैसा है अपना, रफ है। तो मान लो कि अब तुम थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा देते हो, वेलोसिटी जो है वो आरजी टैन थीटा से थोड़ी सी, रूट ऑफ आरजी टैन थीटा से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। कार जो है वो ऊपर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी रख रही है, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा mg साइन थीटा से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगने लग जाएगा और वो स्टैटिक होगा। जितना आप इस वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होते जाएगा। और ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है और ज्यादा फ्रिक्शन, उससे और ज्यादा से चलना है तो और ज्यादा फ्रिक्शन। तो ऐसे करते करते एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसपे आपका फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा होगा, और ये वेलोसिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या होगा, फ्रिक्शन पूरी तरीके से यहां लग रहा होगा नीचे, और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। तो हम कहेंगे कि mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लग रहा है। एन कितना है, इन दोनों का एडिशन, एन इज म्यू एम सॉरी mg cos थीटा प्लस एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर और साइन थीटा। तो इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है अकेला सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट जो कि है एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, और यहां पर आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा। उम्मीद है इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काटे, तो एम 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 एम, ये सब चीजें कट गई। बी स्क्वायर को एक तरफ ले आते हैं और यहां जो बच रहा है उसको एक साथ लिख देते हैं। तो जी कॉमन आ रहा है, तो यहां से ये लिख दिया जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और अभी मैं क्या करने जा रहा हूं कि इस वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, तो उधर लेके जा रहा हूं, तो इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, आर को डिवाइड कर दो, मतलब आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उस चीज को नीचे ले आओ। और उसमें से भी मैं ऐसा कर सकता हूं, कॉस कॉमन निकाल सकता हूं एक बार। मैंने क्या किया, कॉस कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा अपने पास कितना, जी tan थीटा प्लस म्यू। एक बार कॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। आर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से भी कॉस कॉमन निकाल लिया, तो कॉस ये कॉमन निकाला और नीचे भी ले आया। ये आ जाएगा आपके पास कितना, क्या जाएगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे वही चीज आ जाएगी, उसको नीचे ले आया। और ये आपके पास आ रहा है वी मैक्स का स्क्वायर, कॉस से कॉस आपका कट रहा है, और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वी मैक्स का स्क्वायर। तो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ये याद रखते हैं, स्कूल लेवल पे कराते ही ये डेरिवेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही है, ये आ रही है रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू, या ऐसा कैसा भी लिख लो इसको, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन
1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये आपके पास जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, जो लोग याद भी रखते हैं और स्कूल लेवल पे ये चीज करवाते भी है। तो कुछ खास नहीं है इसमें। इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो फिर स्लिप कर जाएगा, फिर फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा। तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी आरजी टैन थीटा के रूट से तो ज्यादा ही है, रूट ऑफ आरजी टैन थीटा से ज्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन यहां पे रोक ले रहा है। अब इधर फायदा थोड़ा क्या हुआ इस एंगल ऑफ बैंकिंग का, कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, फ्रिक्शन जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के इक्वल होती है, और एन जो है यहां पर v पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो v भी बढ़ते जा रहा है, v बढ़ रहा है तो n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के यहां पर एक तरीके से ज्यादा वेलोसिटी आएगी, वो मतलब रूट ऑफ म्यू आर जी से तो ये ज्यादा है, ये वेलोसिटी रूट ऑफ म्यू आर जी से भी ज्यादा है, ये वेलोसिटी रूट ऑफ आर जी टैन थीटा से भी ज्यादा है। तो कुल मिला के अब हम ज्यादा स्पीड पे चल सकते हैं इंक्लाइंड रफ सरफेस पे। चलो, तो इसी तरीके से अभी हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड कितना हो सकती है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो यहां हम कह रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। मिनिमम वेलोसिटी तो सबसे पहली चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि जो ये थीटा है ना वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, या फिर यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि थीटा इज बेसिकली इट इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर अगर वो कार रुक जाएगी तो भी नीचे आ जाएगी। अगर ये tan इनवर्स म्यू से कम होता थीटा तो क्या होने वाला था, तो फिर अगर ये रुक भी जाता तो ये रुका रहता, तो मतलब मिनिमम पॉसिबल स्पीड यहां पर 0 हो जाती, कि 0 स्पीड से रुका हुआ भी है तो भी नीचे स्लिप नहीं करेगा। लेकिन यहां tan थीटा अगर म्यू से ज्यादा है, या थीटा tan इनवर्स म्यू से ज्यादा है, या आप ढंग से बात करें तो थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो ये रुक नहीं सकती, तो इसको इस ट्रैक पे बने रहने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। तो ये जो आपकी कार थी, ये कार जो है वो क्या कर रही होगी, अभी ये कार जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही होगी कुछ आर रेडियस के सर्कल में। अब आपको ये बात समझनी है कि वही सेम कहानी की इधर एम जी साइन थीटा तो इधर लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल का जो कंपोनेंट आ रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा वो इधर आ रहा है, और एम जी कॉस थीटा यहां आ रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल का जो कंपोनेंट है एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा वो यहां आ रहा है। नॉर्मल ऐसा लग रहा है। अब आपको साफ समझ में आना चाहिए कि यहां पर फ्रिक्शन जो है वो इसको नहीं रोक पा रहा था। अगर ये चलता नहीं है तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, और ये इधर एम जी साइन थीटा ज्यादा, तो ये स्लिप करते हुए नीचे आएगा। तो बस वो रुका रहे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने बस इतनी वेलोसिटी दी कि ये टिका रहे यहां पे, ये नीचे की तरफ स्लाइड ना हो। तो फ्रिक्शन जितना रोक सकता था उतना हमने उससे रुकवा दिया। फ्रिक्शन यहां पे इसको नीचे जाने से रोक रहा है, क्योंकि अगर ये रुका रहता है, वेलोसिटी अगर इसकी 0 होती है मान लो, तो क्या होगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नहीं रोक पाएगा इसको, हम जानते हैं, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए जो इसको थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हो, तो मैंने कहा वो मिनिमम वेलोसिटी v मिनिमम। तो ये v मिनिमम जो है वो इतना होगा, बस ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, वही सेम कहानी तुम्हें लिख देनी है, क्या कि इस एम जी साइन थीटा को, इस अकेले को ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं, v मिनिमम का स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन जो कि आ रहा है म्यू इंटू एन, और एन कितना आ रहा है, एन आ रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब अगर आप यहां पे इस बात को समझ पा रहे हो तो एम 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 और ये एम, ये सब कैंसल हो जाएगा। और अब मैं जो कह रहा हूं वो देखो जरा, यहां से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये रिजल्ट और ये रिजल्ट लगभग सेम है, बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक बार लिख लेते हैं। मैंने कहा यार वो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा और ये माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, जी साइन थीटा और माइनस का म्यू जी कॉस थीटा इधर आ गया। ऐसे ही v मिनिमम का स्क्वायर बाय आर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस
म्यू साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, वही कॉस को कॉमन ले रहा हूं तो ये साइन बन जाएगा, जी भी कॉमन ले रहा हूं तो ये आ जाएगा जी tan थीटा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू बी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर, इधर से भी कॉस कॉमन ले गया तो 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो v मिनिमम जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। तुम देखोगे कि यहां पर जो मिनिमम रिजल्ट है, मिनिमम वेलोसिटी है, वो कुल मिला के किस पे डिपेंड कैसा आ रही है, देखो वहां म्यू प्लस tan थीटा था, यहां म्यू माइनस सॉरी वहां मतलब tan थीटा प्लस म्यू था, इसको ऐसे याद रख लो यार फिर, यहां क्या था एक तरीके से tan थीटा प्लस म्यू और यहां क्या है tan थीटा माइनस म्यू, नीचे क्या था 1 प्लस म्यू tan थीटा, यहां क्या आ रहा है 1 माइनस म्यू, क्या बोल गया फिर से, यहां है 1 माइनस म्यू tan थीटा और यहां क्या आ रहा है 1 प्लस म्यू tan थीटा, बाकी सब एज इट इज है। तो ये आपके पास v मिनिमम हो जाएगा। हालांकि एक बात और आप ध्यान रखना इधर, वो बात ये है कि अगर थीटा अपना लेस देन थीटा आर होता, लेस देन इक्वल टू थीटा आर होता, तो v मिनिमम कितना आ जाता, वो आ जाता 0। ठीक है, तो v मिनिमम 0 आता, फिर तो रुका ही रहता यार वो, थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल या कम है तो रुका रहता, तो भी वो मतलब बिना चले भी वो इस पे टिके रह सकता था। ये तब है जब थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी की ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो ये सवाल अभी हम बाद में करेंगे, इसको पहले नीचे पटकते हैं। क्या यार, इसको मैं होमवर्क दूंगा बाद में बताता हूं ये सवाल क्या है। ठीक, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करते हैं, या चलो सुन लो यार, पता लगे मैं फ्लो में। यहां आपको क्या दिया हुआ है, एक रॉड दी गई है और ये रॉड जो है इस पे एक ऐसा रिंग है, इधर रिंग इस पे ऐसा मूव कर सकती है। इस रॉड को हमने क्या किया, ओमेगा से घुमा दिया। सवाल ही थोड़ा सा गलत तरीके और यहां मैं समझा देता। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां सुनना, ये आपके पास एक रॉड दी गई है और इस रॉड पे इधर एक रिंग है, रिंग ऐसा इस पे ऐसा मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, रॉड स्मूथ है। इस रॉड को हमने कुछ ओमेगा से घुमाया जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया इसको, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रिंग का जो मास है वो है अपना कितना m, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है अपनी l। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो ये रिंग जो है ना ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकलने लग जाएगी और निकलते निकलते किसी वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगी। तो आपको यही बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग, या बीड बोल सकते हो आप, वाइल लीविंग द रॉड। रॉड को जब वो लीव कर रही होगी उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये इस रॉड को जब लीव कर रही होगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी। अब यहां थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं। हिंट ये है, पहली बात, अगर इसको तुम सॉल्व करने लगोगे किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। कैसे, कि जो कंसेप्ट आना चाहिए अपने को, जो कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, ये रोटेटिंग फ्रेम में है ये रॉड, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है ना, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है वो वाली चीज। लेकिन अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के देखोगे तो वो चीज अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर तुम इसी रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के देखोगे तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि इस बीड के ऊपर
लगातार एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो आएगा इसका मास और इसी का एक्सेलरेशन जो कि है m ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस को अगर मैं r बोलता हूं m ओमेगा स्क्वायर r। और बाकी तो रियल फोर्स है, mg कुछ ऐसा लग रहा होगा, नॉर्मल कुछ ऐसा लग रहा होगा, बाकी तो फिर रियल फोर्स है सब कुछ। आपको ये बात समझनी होगी कि यहां पर एक ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, लेकिन ये जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ रेडियल वेलोसिटी दिख रही होगी, आपको रॉड के साथ में जो घूम रही है वो वेलोसिटी नहीं दिखेगी। आपको यहां से एक तरीके से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका एक्सेलरेशन दिखेगा इस डायरेक्शन में। तुम बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल में तो आप कहते हो बैलेंस रहेगा। आप किसके फ्रेम से देख रहे हो? आप बीड के ऊपर बैठ के नहीं देख रहे हो, आप रॉड का जो ये पॉइंट है ना, रॉड पे बैठ के देख रहे हो। रॉड पे जब आप बैठोगे तो आप भी रोटेट कर रहे हो, आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे और आपको ये रिंग ऐसा स्लाइड करते हुए दिखेगी, तो आपको ये आगे जाते हुए दिखेगी, तो आपको एक्सेलरेशन दिखेगा इस डायरेक्शन में। वो कितना आएगा? वो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्वेश्चन नॉर्मली जो लोग हैं वो छोड़ दें भाई, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? नहीं फिर तुम कहोगे कि अरे सर मतलब समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन क्यों ले लिया। छोड़ दो भाई, नॉर्मल जो लोग हैं वो छोड़ दो, है ना। तो जिन लोगों का थोड़ा सा फिजिक्स अच्छा है और तो थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस पे ध्यान दें। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऑब्जर्वर को कहां बैठा दिया? रॉड पे बैठा दिया, और रॉड पे जो बैठा ऑब्जर्वर है वो कहेगा कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस दिशा में, तो एक्सेलरेशन जो दिखेगा उस ऑब्जर्वर को, इस बीड का, वो दिखेगा ओमेगा स्क्वायर आर। और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी कुछ स्पीड होगी बाहर की तरफ निकलते वक्त। अब ये भी ध्यान रखना, जब ये बीड बाहर निकल रहा होगा उस वक्त वेलोसिटी इसकी, ये जो रेडियल डायरेक्शन में होगी वो तो इस रॉड वाले ऑब्जर्वर को दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वो नहीं दिख रही होगी, तो वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, और वो किसके इक्वल होगी? वो होगी ओमेगा आर। इस बीड की जो वेलोसिटी है या इस रिंग की जो वेलोसिटी है वो आपके पास आएगी ये v रेडियल वेक्टर प्लस ओमेगा आर। आर कितना है? l के इक्वल, ओमेगा l टेंजेंशियल वेक्टर। आपको ये v निकालना है, ये तो मैंने बता ही दिया ओमेगा l। तो ये v आपको पता करना है कितना आएगा इस एक्सेलरेशन से। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको मैं लिख सकता हूं v dv बाई डी आर। dv बाई dt भी लिख सकता हूं, लेकिन v dv बाई डी आर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो कुछ dr चल रहा है। यहां से आप इंटीग्रेट करके निकालो कि जब वो यहां था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब बीड यहां पे था या रिंग यहां पे थी तब उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे ही घुमाने लगे तो वो चलने लगा तो आर की वैल्यू जब 0 तो वेलोसिटी 0, और आर की वैल्यू जब एल हो चुकी है तब वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो v आपका आएगा यहां से, वो v आपका आ जाएगा ओमेगा आर के इक्वल ही। ये आप सॉल्व करके आना, ओमेगा एल के इक्वल, सॉरी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। इसमें जो कुछ होना था वो सब मैंने बता दिया। बस इसकी खास बात यह है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं कहां बैठा? मैं बैठा हूं इस रॉड के ऊपर, और जहां बीड होगा उसी के जस्ट नीचे वाला पॉइंट। बीड आगे गया तो मैं भी, ऑब्जर्वर भी बदल गया, तो एक तरीके से ऑब्जर्वर भी अपनी पोजीशन को बदलते जा रहा है। बस ये ध्यान रखना, यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाकी में फिर बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है, मतलब अपने कोर्स में नहीं। तो अब हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। टाइम एक बार देख लूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो है क्या। अब हम जो है अपनी इस नॉलेज को जो सर्कुलर मोशन में हमने सीखी इसको जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब सर्कल पे ना लगाकर हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल बात करने का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव होता हुआ गया, ठीक है, मतलब कैसा भी उसका कर्व्ड पाथ है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यह है कि ऑब्वियसली ये पाथ सर्कल तो है नहीं, लेकिन अगर इस पाथ का आप कोई भी एक छोटा सा हिस्सा देखोगे तो उसको जरूर आप कह सकते हो कि भाई साहब ये एक सर्कल का हिस्सा है। अगर आप इस पाथ का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा देखोगे तो आप क्या कह सकते हो? यार ये जो है वो एक सर्कल का हिस्सा है। देखो कैसे,
जैसे आप यहां पर ये कह सकते हो जो इतना पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन इस सर्कल का हिस्सा है, तो इस पोर्शन, इस सर्कल की जो रेडियस होगी, मान लो अगर इसको मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, तो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का जो एक छोटा सा हिस्सा जो है इस सर्कल का हिस्सा है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कही जाएगी इस ए पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर ए इज व्हाट, आर ए इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पॉइंट ए या एट पॉइंट ए। अब कोई सा भी हिस्सा उठा लो तुम, जैसे तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यहां पर मान लो तुमने इस सर्कल की बात करी, तो जैसे ये मान लो इस सर्कल का हिस्सा आ रहा है, बात समझ में आ रही होगी। अगर एक छोटा सा पाथ मैंने यहां पे कंसिडर किया कि इतना हिस्सा ऐसा लग रहा है कि इस सर्कल का हिस्सा, इस पाथ का ये हिस्सा इस सर्कल का हिस्सा लग रहा होगा, लग रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये जो है ये आ जाएगी इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा कॉन्केविटी होगी, कॉन्केविटी मतलब कितना ज्यादा ये बेंड हो रखा है, जैसे यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहां ये कर्व थोड़ा सा खुला हुआ ज्यादा है, कॉन्केविटी कम है, तो यहां रेडियस ज्यादा है। जितना खुला हुआ कर्व होगा सर्कल उतना बड़ा बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे मैंने एक सवाल आपको दिया था स्पाइरल के केस में, स्पाइरल आप समझते हो ना ये क्या है। अब कोई सोचे कि सर यहां की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, जी नहीं। आप खुद सोचो कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल बनाता हूं तो डेफिनेटली ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन अगर मैं एक स्पाइरल बना रहा हूंगा, थोड़ा सा समझना, स्पाइरल अगर मैं ऐसा बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं, तो ये ऐसा खुलते जा रहा है। तुमको ये बात समझ में आई क्या? यहां पे अगर तुम बोलते हो कि सर ये जो है, तो भाई इसको थोड़ा समझो, ये थोड़ा सा खुल गया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, ये ऐसा खुल गया, ये एग्जैक्टली इससे मैच नहीं कर रहा है, ये यहां से थोड़ा सा क्या हो, खुल गया, तो रेडियस जो होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, उसकी आर से बड़ी होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक्चुअली आर से यहां पे थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि वो कर्व स्पाइरल बनते थोड़ा सा खुल गया, वो दूर जाते जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना। तो आप इस बात को समझो कि किसी भी कर्व को आप बोल सकते हो, किसी भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा एक सर्कल का हिस्सा, और वो सर्कल जो है उसकी रेडियस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब मान लो जैसे यहां इधर इसकी वेलोसिटी कुछ है vb, अब उसकी स्पीड मान लो या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अब बढ़े के कम हो, लेकिन इतनी बात क्लियर है, यहां का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा vb स्क्वायर बाय rb। इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि ये एक्सेलरेशन तो सर्कल का हिस्सा है, मतलब इस पॉइंट पे भी रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होंगे, तो रेडियल एक्सेलरेशन ये आ जाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका ये आ जाएगा, कुल मिला तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको रेडियल आप बोल दीजिए या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बोल दीजिए। ऐसा कर्व के हर हिस्से पे आप कह सकते हो, और आप फिर यहां से कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो तरीका हो गया भाई, यहां पर देखो वो रेडियल एक्सेलरेशन कितना बोलोगे, यहां की वेलोसिटी और यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वही मैं लिख रहा हूं कि कौन सा एक्सेलरेशन देगा आपको, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हो, दिस इज द वे टू फाइंड। जैसे एक और तरीका होता है लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, हम इसी से बात कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप स्पीड निकालो, स्पीड का स्क्वायर करो और स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ढूंढो, ये तरीका है। क्योंकि किसी भी पाथ पे एक्सेलरेशन होगा या तो टेंजेंशियल और रेडियल, रेडियल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो इस तरीके से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल यहां पे आपसे पूछूं,
और मैं यहां से आपसे मान लीजिए ये पूछूं कि एक पार्टिकल को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। कितने वेलोसिटी से, कुछ v या u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और ये प्रोजेक्ट होके कुछ इस तरीके से यहां गिर गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और इसी तरीके से एट दिस पॉइंट C। तो यहां आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है। क्या पता करना है आपको? फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट A, B और C। आपका सीधा साधा सा जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ढूंढें, वेलोसिटी का स्क्वायर करें और एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे डिवाइड कर दें उसको। जैसे कि भाई हम जानते हैं कि पैराबोला में एक्सेलरेशन तो भैया g ही रहेगा, नेट एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में रहेगा। चाहे कहीं पर भी बात कर लो, गिरने से जस्ट पहले की बात हो रही है, इसको फेंकते ही, फेंकने के बाद उसे लेकर के गिरने तक एक्सेलरेशन ऐसा ही रहेगा। ए पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है तो आपको इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये लाइन के परपेंडिकुलर ये है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो ये आ जाएगा आपका थीटा। तो एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा वो आ जाएगा g cos थीटा। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट A इज व्हाट इट इज, u स्क्वायर बाय g cos थीटा। खत्म खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बी पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढो, सबसे पहले कितनी आएगी? बी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी है आपकी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सारा का सारा एक्सेलरेशन ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा बी पॉइंट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा बी पॉइंट पे वो आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर बाय g। और यहां मैं एक बात समझाना चाहूं तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर सबसे कम यहीं पे है और डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा यहीं पे है, इसलिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे मिनिमम होगा। दिस पॉइंट इज हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाई? बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लीस्ट एंड द डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम। भाई g एक्सेलरेशन g से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, तो g इधर आएगा, डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा यहां है और न्यूमरेटर सबसे कम यहां है, क्योंकि वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि पैराबोला का जो मुंह होता है वो खुलते जाता है, तो कॉन्केविटी वहां पे बढ़ते जा रही है, तो यहां पर कॉन्केविटी कम होती जा रही है, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ते जाएगी। जितनी ज्यादा कॉन्केविटी होगी, मतलब अगर मैं कह रहा हूं एक शेप ऐसी है और एक शेप ऐसी है, तो ज्यादा कॉन्केविटी यहां है। जितना ज्यादा मुड़ा हुआ उतना ही ज्यादा कॉन्केव, जितना ज्यादा खुला हुआ होगा उतना ही कम कॉन्केव, उतनी ही ज्यादा रेडियस। ठीक है, तो इसकी कॉन्केविटी बढ़ते जा रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी बढ़ेगी। और ऐसे ही तुम सी पॉइंट पे देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्ट ए वाली ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पे नेट स्पीड यू हो जाती है और कंपोनेंट जो ढूंढोगे तुम, ये एंगल आपके पास कितना आएगा, ये एंगल थीटा आएगा, तो यहां पर ये एंगल थीटा आ जाएगा। सॉल्व करके देखोगे तो वही सेम कहानी आ जाएगी, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट के लिए भी आपका आ जाएगा। और आना भी चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक रहता है शेप, जो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही यहां होगा। इस तरीके से यू कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी आपका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही है। आपको कह रहा है कि फिगर शोज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट लाइक बॉडी। एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है कोई, का वेलोसिटी अभी कुछ इस डायरेक्शन में 8 है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है। ये इनिशियल मोमेंट है मोशन का। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो कह दिया आपको कि भैया एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। बोल रहा है द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज। अभी जो मैंने पिछला बताया ना वैसा ही सवाल है। आप जानते हो कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक ही केस बन सकता है कि यहां पे पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। और पैराबोलिक पाथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम कहां आएगी, जब वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसी डायग्राम को ना थोड़ा सा घुमा के लिख लो, तुम्हें बात पूरी समझ में आ जाएगी।
पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसको तुम ऐसा देख लो कि ये अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ऐसा नीचे की तरफ है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए भाई, देखो ढंग से पता लगे नहीं इसी में कंफ्यूज होते रहोगे कि सर मिनिमम कैसे ढूंढेंगे, कोई इसी पे ढूंढ के, भाई इस पे नहीं बताना है, इस वाले पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसके बारे में नहीं बताना है, मिनिमम जो है वो बताना है। मिनिमम तो मिनिमम यहां नहीं आएगी, मिनिमम कहां आएगी, इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करके देखा और एंगल अपने को दिया गया 150, तो 90 + 60, मतलब आपके पास यहां से आप ये कह सकते हो कि ये जो है वो 60 डिग्री है और ये वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम जो रेडियस ऑफ ये पाथ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। भाई मैंने फ्रेम को रोटेट करके देख लिया, ऐसा ऐसा रोटेट करके देख लिया, तो बनेगा तो पैराबोला ही, तो यहां पे वो मिनिमम आएगी। तो आपको पता होगा कि यहां टॉपमोस्ट पे स्पीड कितनी हो जाएगी। अब ग्रेविटी फ्रेविटी भूल जाना, बस पैराबोला है यहां पर ये, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये वाली डायरेक्शन की स्पीड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो 8 cos 60 आ जाएगा 4, और ये जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा आपके पास 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिनिमम आएगी आपकी वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर बाय 8 मीटर। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट आपको थोड़ी सा एक राइट अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, और उस पे के दुख के सवाल, और बाकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा, बस 2 सवाल हम और देखेंगे और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। देखो यहां क्या कहा जा रहा है, यहां आपको कहा जा रहा है कि एक मशीन है, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क में, जिसमें एक केज है और उसका एक आर्म इधर से फिक्स्ड है और ये मशीन घूम रही है ऐसा, ठीक है, इन दैट पॉइंट ओ, ये पॉइंट है आपका ओ, और मशीन ऐसा घूम रही है। केज रिवॉल्व्स अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, ये केज जो है वो वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, ठीक है। और यहां पर क्या कहा गया है, और यहां पे कहा गया है कि इसका सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसकी जो स्पीड है इस केज की, तो ये इसको केज को, इस आदमी को, इसको पॉइंट मास मान के चलना है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास दे रखी है रूट ऑफ जी आर, रूट ऑफ जी आर आपके पास है स्पीड। बोला केज इज सो अटैच्ड दैट द मैन ऑफ वेट डब्ल्यू स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन इनसाइड द केज इज ऑलवेज वर्टिकल। अब केज ऐसी रहती है कि वो आदमी जो इसमें खड़ा है इस केज में, वो केज वर्टिकल रहती है हमेशा, और मैन किस पे खड़ा है, एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, कैसा। अब कह रहा है कि यहां पर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो बोल रहा है कि रीडिंग ऑफ हिज वेट ऑन द मशीन, तो वेइंग मशीन की रीडिंग की बात हो रही है, इस सेम एट ऑल पोजीशंस। यहां पे भी वेइंग मशीन की रीडिंग की बात हो रही है पॉइंट ए पर, वेइंग मशीन की रीडिंग की बात हो रही है पॉइंट जी पर। रेशियो ऑफ द वेट रीडिंग एट ई टू दैट एट ए इज इक्वल्स टू 0। तो ई और ए का जो रेशियो है, अरे रेशियो 0 कैसे आ सकता है यार, अच्छा मतलब रेशियो 0, हाँ आ सकता है ना, अगर ई पे रीडिंग जो है वो 0 हो जाए। तो चलो देखते हैं, देखो अब हम यहां क्या करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स जो अपने को कहे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। ए की बात हो रही है, ई वाले पॉइंट की बात हो रही है, और जी वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो बाकी पॉइंट्स पे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस इन 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा, ए ई और जी, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से सुनना, बात ये है कि ये ऐसा सर्कल में मूव कर रहा है, और जब ये होगा कहां पर, जब ये होगा ए पॉइंट पर, जब ये बंदा होगा कहां पर, ए पॉइंट पर, समझ रहा है इस बात। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो मैंने कहा ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg, और एक लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल जो कि आएगा mv²/r। जो रीडिंग आएगी इसकी एट ए पॉइंट वेइंग मशीन की, वो कितनी आ जाएगी,
वो आ जाएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर, वी दे रखा है रूट ऑफ जी आर, रीडिंग आ जाएगी आपके पास 2mg। ठीक है, ऐसे ही जब ये बंदा यहां से जब इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा, अभी इसको शायद इन्होंने ई बोला है, क्या बोला है भाई, ई वाली पोजीशन पे जब आएगा तो नीचे लग रहा होगा mg और सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा ऊपर, कितना, mv स्क्वायर बाय आर, और नॉर्मल लग रहा होगा इधर। अभी अगर आप देखोगे तो एन ई प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी, वैल्यू रखोगे कट जाएगा क्योंकि वो रूट ऑफ आर जी है, तो एम जी से एम जी कट जाएगा, तो साफ दिख रहा है कि नॉर्मल एट पॉइंट ई इज 0। और फिर बात हो रही है इस केस की, जब बंदा यहां है तब नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर जो है नॉर्मल लग रहा है और स्यूडो इस तरफ लग रहा होगा, तो नॉर्मल जो बैलेंस कर रहा है वो तो किसको बैलेंस कर रहा है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ mg को बैलेंस कर रहा है। और आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका g दिया हुआ है, g पॉइंट पे नॉर्मल ये है, तो रीडिंग एट a पॉइंट इज 2mg डबल ऑफ वेट, e पॉइंट इट इज 0 एंड एट g पॉइंट इट इज इक्वल्स टू mg। बोल रहा वेट रीडिंग एट a इज ग्रेटर देन वेट रीडिंग एट e बाय 2w, है ना, 2w बाय 2w ग्रेटर देन 2w कहां आ रहा है, वो तो ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ए पे जो रीडिंग है वो ई की, अच्छा, ये ए और ई की बात कर रहा है, तो आपको साफ पता ई पे रीडिंग क्या आ रही है 0 और ए पे कितनी आ रही है 2mg, और mg को इन्होंने क्या कह रखा है, w कह रखा है, बिल्कुल सही बात है। ए की जो रीडिंग है वो 2w है, ई की रीडिंग 0 है, तो कितनी ज्यादा है, 2w ज्यादा है। वेट ऑफ रीडिंग एट वेग मशीन की रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है जी पॉइंट पे mg आपका w है, तो बी भी सही है, सी भी सही है, द रेशियो ऑफ द रेशियो भी आपका ये डी ऑप्शन भी सही, बीसीडी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीसीडी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये आपके होमवर्क के लिए, देखते हैं ये लोग कितने, ये वाला सवाल कितने लोग करके आते हैं, है ना, जो अभी मैं दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये तुम्हारी ना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, तुम कितना समझ पा रहे हो, बात को समझना। ऐसा नहीं कि तुमसे सवाल होता है कि नहीं होता है वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि तुम कितना सवाल पे दिमाग लगाते हो। ये एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर वो क्या रहा है, एक सर्कल में पार्टिकल ऐसा सर्कल में चल रहा है ना, ये सर्कल है भाई, है ना, ये सर्कल लग नहीं रहा होगा लेकिन बात समझ आ रही होगी, तिरछा देखोगे तो कुछ ऐसा सर्कल जैसा ही लग रहा होगा, थोड़ा समझ पा रहे हो ना, इसको प्लेन को ऐसे देख रहे हैं हम, प्लेन ऐसा है ना तो इसको ऐसा साइड से देख रहे हैं, तो जो सर्कल का शेप दिखेगा वो ऐसा इलिप्स टाइप का दिखेगा, लेकिन वो है सर्कल। अब इस सर्कल पे होता क्या है ना कि एक इंसेक्ट मान लो भाई, एक इंसेक्ट, एक इंसेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है, इससे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट इससे चल रहा है वो। ठीक है, ये जो लाइन है ये मैंने कह दी एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है ये मैंने कह दी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो ये पूछ रहा हूं कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो आपको ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन हो रहा होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कैसा कैसा होगा। बस आपको ये सवाल में आपसे बस मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा। ठीक है, चलो कितना छोड़ो, वैसे मैं बता दूं रेडियस तुम्हें आर दी गई है, मास जो है तुम्हें एम दिया गया है,
ठीक है, ये एंगल भी तुम्हें दिया गया है, तुम इवन फ्रिक्शन बता सकते हो एग्जैक्ट कितना लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा चलो तुम छोड़ो, तुम्हें बस ये बताना है कि यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड चलो मैं बता दूंगा, you just have to comment on the direction of friction acting on the insect, acting on the insect, okay, in all quadrants। तो आपको बताना है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब डायरेक्शन कैसी आएगी, इन ऑल क्वाड्रेंट्स इंक्लूडिंग x and y एक्सिस, इंक्लूडिंग x and y एक्सिस। अब एक तो पार्ट मेरे को भी बताना बनता है, नहीं अदरवाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मतलब गलत चीज हो जाएगी, मतलब कि अगर मैंने इस पे कुछ भी तुम्हें नहीं बताया तो थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो मेरा जो कहना है वो क्या कहना है वो सुनो। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब वो इंसेक्ट था, कांस्टेंट स्पीड, तुम्हारे दिमाग में सर्कल चल रहा है, मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो समझ जाओ कि भाई साहब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में ना कोई फोर्स है ना ही कोई एक्सेलरेशन है। क्यों? वाई? बिकॉज आप जानते हो कि ये जो डायरेक्शन है इसमें कोई एक्सेलरेशन, रेडियल डायरेक्शन में जी हां बिल्कुल एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स भी होना चाहिए, और वो रेडियल फोर्स जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v²/r। अब वो फोर्स किस किस की वजह से होगा इस बात को समझना आप, देखो थोड़ा। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, इसको ऐसा करता हूं मैं फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूं तुम्हें, इसका मैं फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूं, क्योंकि है ना तुम्हें ये चीजें ही समझ नहीं आएगी, नहीं अदरवाइज बोलोगे कि न जाने भगवान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा समझा के बताता हूँ। मैंने कहा ये तुम्हारा वो प्लेन है, तुम एकदम फ्रंट से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो तुम्हें पता है तुम कैसे देख रहे हो? ये जो प्लेन था ना इसको तुम ऐसा सामने से ऐसा नहीं देख रहे हो, तुम थोड़ा सा इधर से देख रहे हो, मतलब ये प्लेन अगर ऐसे है तो तुम ऐसे देख रहे हो, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लाइन से देख रहे हो तुम, ऐसा ऊपर से भी नहीं सामने से भी नहीं, तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे जैसे ये है ना तो ऐसे देख रहे हो, तुम ऐसे नहीं देख रहे इसको, प्लेन ऐसा है और तुम सामने से देख रहे हो, तुम ऐसे भी नहीं देख रहे कि प्लेन ऐसा है और तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम देख रहे हो बिल्कुल तुम्हारी लाइन ऑफ साइट जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, समझ रहे हो बात? तो तुम ऐसे देख रहे हो, अभी तुम एकदम सामने आके देख रहे हो इस प्लेन को, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें जो है वो सर्कल दिखेगा, दिखेगा। ये सवाल अपने आप में बहुत से कंसेप्ट क्लियर करेगा आपके, है ना, अच्छा सवाल है ये। और तुम्हें क्या दिखेगा? और तुम्हें एक्सिस दिखेगी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये रहा वो इंसेक्ट। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज, ठीक है। अगेन कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए ये सवाल नहीं है ना, तो वो अभी ही स्किप मार सकते हैं इसको और आगे बढ़ सकते हैं। mg अंदर की तरफ जो लगेगा वो आएगा mg cos थीटा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो ये समझना कि प्लेन के अलोंग जो आता है वो mg sin थीटा आता है, और परपेंडिकुलर जो आता है वो mg cos थीटा आता है, और प्लेन के अलोंग तो mg sin थीटा आपका कुछ ऐसा लगेगा। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। mg का जो कंपोनेंट है वो समझते हो, mg का कंपोनेंट एक प्लेन के अलोंग आएगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर cos थीटा, प्लेन के अलोंग sin थीटा। और क्या फोर्स लग रहा है? और जो फोर्स लग रहा है, पिक्चर अगर तुम क्लियर रखोगे अपने माइंड में तो कहीं अटकोगे ही नहीं, सवाल कैसा भी बना के दे दे। और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नॉर्मल, जो लग रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और सुनो, इसके अलावा कोई फोर्स हाँ है, वो है फ्रिक्शन। अब आप ये जानते हो कि नेट फोर्स जो होना चाहिए, नेट फोर्स जो होना चाहिए, ध्यान से सुनना एक एक बात जो मैं कह रहा हूं,
नेट फोर्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन जो है वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो है वो कैसा लग रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तुम कह रहे हो सर ये एंगल एक बार बता दो, मैंने कहा चलो यार इस एंगल को मैं कह देता हूं कुछ फाई। इस एंगल को क्या कह देता हूं मैं कह देता हूं फाई, है ना। इस एंगल को मैंने कहा फाई। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसा लग रहा होगा कि उस फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो है और mg sin थीटा का जो रिजल्टेंट है वो आ रहा होगा इसके अलोंग, और फ्रिक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है और mg sin थीटा का ये वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कर रहे होंगे कैंसल। पता नहीं तुम लोगों को कितनी बात ये समझ में आ रही है, लेकिन फ्रिक्शन कुछ ऐसा आ रहा होगा इस तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन कुछ ऐसा आ रहा होगा, आई बात समझ में। और यहां पर अगर आप बात करोगे, जैसे ये एंगल अगर फाई है तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये अपने पास 90 माइनस फाइव हो गया, ये वाला जो एंगल है वो अपना 90 माइनस फाइव हो गया। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एंगल जो है मेरे पास फाइव हो गया। अगर आपको मान लो एंगल पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो 60 डिग्री पे कितना क्या लग रहा होगा, तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि क्या हो रहा होगा मामला। चलो मैं एंगल लेके समझा देता हूं तुम्हें। ठीक है, मान लो फाई जो था ना तुम्हारा वो कितना है, फाई की जो वैल्यू है मान लो वो 60 डिग्री पे तुम बात कर रहे हो कि 60 डिग्री पे क्या हो रहा होगा। 60 डिग्री पे जो हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि इस mg sin थीटा का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोलूंगा mg sin 60, सॉरी sin थीटा, और ये एंगल भी 60 है तो cos 60, और इधर एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ रहा होगा। ये कंपोनेंट कितना आ रहा होगा, इवन ये एंगल भी मुझे नहीं पता, इसको मान लो मैं कह देता हूं कुछ अल्फा, मुझे नहीं पता ये एंगल कितना होगा। तो फ्रिक्शन का जो कॉस कंपोनेंट आ रहा होगा वो बैलेंस कर रहा होगा इसको, और फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट मतलब फ्रिक्शन एफ साइन अल्फा प्लस mg का जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा तो इधर है, और उसका ये वाला कंपोनेंट वो आएगा साइन 60, इस ये प्लस ये चीज मिलके जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो आएगा mv स्क्वायर बाय आर। आपको थीटा पता है, v पता है, तो आप f साइन थीटा निकाल सकते हो। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट निकलेगा यहां से, एक कंपोनेंट निकलेगा यहां से, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको पता हो एंगल तो आप आराम से चीजें लिख सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि जस्ट कमेंट ऑन द डायरेक्शन, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द इंसेक्ट, है ना। ठीक है, क्वाड्रेंट्स में कैसा कैसा फ्रिक्शन लग सकता है। आपको यह बात समझिए कि फ्रिक्शन जो है इस लाइन के इसी तरफ होगा, अब वो इधर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास जो है फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी कैसी, इस लाइन के इस तरफ, है ना। अब ये कैसा भी हो सकता था, ऐसे ही आपको यहां पे भी सोचना है, ऐसे ही आपको इसके बारे में भी सोचना है, ऐसे ही आपको इसके बारे में भी सोचना है। ठीक, तो अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वो ये पूछने जा रहा हूं कि आपको ये बताना है मुझे कि फ्रिक्शन क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा, डायरेक्शन के बारे में आपको कमेंट करना था कि कैसी कैसी लग रही होगी। इसका जो अगला पार्ट है वो ये है, आपको ये बताना है क्या फ्रिक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा क्या इस पूरे जर्नी में, और लग रहा होगा तो कहां कहां लग रहा होगा। मतलब डायरेक्शन में भी मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैंने और स्पेसिफिक करके दे दिया कि फ्रिक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इज दिस थिंग इज पॉसिबल फॉर दिस मोशन। अब वो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर लग रहा होगा तो कहां कहां लग रहा होगा, मतलब वो चीज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, सेकंड में पॉसिबल है, थर्ड में पॉसिबल है, फोर्थ में पॉसिबल है, और अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हो तो एक्स एक्सिस पे पॉसिबल है, वाई एक्सिस पे है कि माइनस एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है। यहां मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मैंने कह दिया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। तो आपको डायरेक्शन के बारे में जो कमेंट करना है वो तो आप देख ही लेंगे।
मेन चीज जो आपको बतानी है वो ये बतानी है आपके होमवर्क के लिए कि फ्रिक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग कहां कहां लग रहा होगा, कहां कहां पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा। जैसे कि एक तो मैं ही बता दूं कि भाई आपके फ्रिक्शन का एक्स एक्सिस में होने की पॉसिबिलिटी इस वाले क्वाड्रेंट में है कि जब क्या हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, यहां ये जो सर्कल है आप समझ रहे हो कि आपका जो ये mg और फ्रिक्शन, ये mg साइन थीटा और फ्रिक्शन मिलके ऐसा आना चाहिए ना। तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐसा हॉरिजॉन्टल भी लग रहा हो कि हॉरिजॉन्टल और ये मिलके रिजल्टेंट ऐसा आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल होने के चांस इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही जब आप बात करोगे पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने के चांस जो होंगे वो होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही तुम देखना थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फ्रिक्शन ऐसा हो सकता है। और फिर तुम्हें वाई एक्सिस की भी बात करनी है ना। तो आप देखना जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक। बाकी कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है वो सुन लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो भाई साहब कार जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। आपको बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड ऑन द कार इज Na, Nb एंड Nc। कार जब यहां पर थी तब नॉर्मल इस पे लग रहा है Na, कार जब यहां पर थी तब नॉर्मल इस पे लग रहा है Nb, और कार जब यहां पर थी तब नॉर्मल इस पे लग रहा है Nc। तो आपको बताना कौन सा नॉर्मल सबसे ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ यहां पे बात कर रहे हैं हम। तो बात कर लेते हैं। यहां कुछ खास नहीं करना, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा mv स्क्वायर बाय ra, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट a। ऐसे ही यहां पर आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल आ रहा होगा वो आ रहा होगा mv स्क्वायर बाय rb, और नीचे आ रहा होगा mg, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ mg। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा नॉर्मल तो C पे आएगा क्योंकि नॉर्मल mg के इक्वल आ रहा है। यहां नॉर्मल क्योंकि यहां सारे के सारे वेट को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, यहां वेट को नॉर्मल प्लस ये दोनों मिलके इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं, यहां भी ये दोनों मिलके इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं। और बी वाले पॉइंट पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है तो नॉर्मल सबसे कम होगा। भाई सिंपल सी बात है। आपको नॉर्मल जो मिल रहा है वो मिल रहा है mg माइनस mv स्क्वायर बाय r इन दोनों पॉइंट्स पे। r जितना कम होगा ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी और ये नॉर्मल उतना ही कम हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। ये वैल्यू जितनी बड़ी नॉर्मल उतना ही कम। आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू यहां ज्यादा बड़ी है क्योंकि रेडियस यहां कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां ज्यादा है इसलिए वैल्यू कम है। तो Na जो आएगा वो Nb से बड़ा आएगा और सबसे बड़ा जो आएगा वो आएगा N। ये आपका रिजल्ट। और अगर यहां एक D पॉइंट और होता तो आपको ये समझना चाहिए कि नॉर्मल ऊपर लगता, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो नीचे लगता और mg। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई D पॉइंट होता तो उस पर नॉर्मल और ज्यादा होता क्योंकि यहां पे नॉर्मल mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल को भी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो बस इन्हीं कंसेप्ट्स के साथ हम बाकी बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और कल हम सर्कुलर मोशन जो है उसको खत्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बाकी की कहानी हम देखेंगे अगली क्लास में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।